हाय एवरीवन, विश यू गोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। लास्ट हमने अपने 3 लेक्चर कंप्लीट किए जिसके मैंने आपके रिवीजन नोट्स भी कंप्लीट करा दिए हैं। आज वाले चैप्टर में हम आर्टिकल 1 से 4 तक यानी कि अपना जो भाग 1 है उसे अच्छे से रिवाइज करके कंप्लीट करेंगे। जो लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था उसको हमने 2 वीडियो में अच्छे से डिटेलिंग में कंप्लीट कर लिया। ये वाले लेक्चर में हम एक वीडियो में उसको कंसाइज करके रिविजन नोट्स बनाएंगे। ठीक है, क्विक चलेंगे, ज़्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिटेलिंग में आपको पढ़ा दिया है। ये वाला लेक्चर सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट में एग्ज़ाम में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उन 1 लाइनर फैक्ट्स को इसमें कंप्लीट करेंगे। तो हमारा चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 4th चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसके क्षेत्र। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में संघ एवं इसके क्षेत्रों का वर्णन भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। कौन से भाग में? भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक। पहले तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप अपने पॉलिटिकल साइंस के जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं, पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी के नोट्स आप बना रहे हैं, तो उसमें पहला पेज आप इस तरीके से बनाएंगे कि आप पहले लिखेंगे भाग 1 आर्टिकल कौन कौन से कवर करता है और इसके साथ साथ इसमें विषय क्या दिया गया है। आप एग्जाम में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि भाग 1 किससे संबंधित है, मिलान कीजिए। आप इंडियन पॉलिटी से अगर मान लीजिए आपके पेपर में 7-8 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल जाएगा जिसमें आपको आर्टिकल्स मैच द फॉलोइंग में दिए गए हैं या भाग आपको मिलाने के लिए दिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप एक पेज जो आपका शुरू का है जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हैं ताकि आप जब भी नोट्स खोलें आप उनको रिवाइज कर सकें। तो पहला भाग 1 से 4 तक आर्टिकल कवर करता है और इसका विषय क्या है? संघ एवं इसके क्षेत्र। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 1 क्या प्रावधान करता है? भारत, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में ध्यान रखना है यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपको मार्क इंग्लिश में ही करना है जहाँ पर भी हो यूनियन ऑफ स्टेट। हिंदी में गड़बड़ हो जाता है, कभी संघ राज्य भी लिखा मिलता है, यूनियन ऑफ स्टेट भी मिलता है, दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको इंग्लिश वाला मार्क करना है यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 इसका प्रावधान करता है, भारत को बताता है कि भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मैंने आपको अर्थ बताया था। यूनियन ऑफ स्टेट के 2 अर्थ होते हैं। पहला है कि भारत जो राज्यों का संघ है वो राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ, आर्टिकल नंबर 1 में नहीं दिया गया है। ठीक, यूनियन ऑफ स्टेट ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 प्रावधान करता है नए राज्यों का प्रवेश। ध्यान रखना है, नए राज्यों के प्रवेश का अर्थ ये है जो भारत में शामिल नहीं है उनको शामिल करना और नए राज्य बनाना। जैसे कि हमने एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था सिक्किम। 1975 में हमने सिक्किम को भारत में मिलाया, 36वां संविधान संशोधन कर भारत में सिक्किम को मिलाया गया। तो किसके अंतर्गत मिलाया गया? आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत। तो आर्टिकल नंबर 2 प्रावधान करता है विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना या नए राज्यों का प्रवेश। किसमें आता है? आर्टिकल नंबर 2 में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 प्रावधान करता है नए राज्यों का गठन। ठीक है, नए राज्यों का गठन। तो प्रवेश और गठन में एग्जाम में ध्यान रखना है कि नए राज्यों का निर्माण कह रहा है, नए राज्यों का गठन कह रहा है। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश कह रहा है। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण। तो किस में आएगा नए राज्यों का निर्माण? आर्टिकल नंबर 3। इसके साथ साथ इसमें प्रावधान किया गया है वर्तमान राज्यों में परिवर्तन।
जब भी नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा आर्टिकल नंबर 3 के तहत। इसके साथ साथ वर्तमान राज्यों में जब भी परिवर्तन किया जाएगा उसकी सीमा को घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाया जाएगा या उनको तोड़ा जाएगा। तो जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है, प्रवेश और निर्माण में अंतर ध्यान रखना है। क्लियर? आर्टिकल नंबर 3 क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के बाहर होंगे। आर्टिकल 368 संवैधानिक संशोधन की विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है। ध्यान से समझना है, आर्टिकल 368 कहता है विशेष प्रक्रिया द्वारा संविधान संशोधन। लेकिन मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है कि जो भी परिवर्तन किए जा रहे हैं, चाहे आप नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है भारत में या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन हो रहा है, वो सामान्य प्रक्रिया द्वारा किए जाएंगे, ना कि विशेष प्रक्रिया द्वारा। क्लियर? संसद में साधारण बहुमत द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, तो ये आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे वो सामान्य प्रक्रिया द्वारा किए जाएंगे। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल नंबर 4 में। ठीक है, 368 के बाहर होंगे। आर्टिकल्स क्लियर हुए। अब जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उस टाइम पर संविधान में जो भारत के राज्य थे उनको A, B, C, D कैटेगरी में रखा गया था। मैंने आपको बताया था ए राज्य कौन थे? ए राज्य ब्रिटिश प्रांत थे जहां गवर्नर्स होते थे, गवर्नर का शासन होता था। ऐसे राज्यों को कहाँ रखा गया था? कैटेगरी ए में रखा गया था, जैसे कि बिहार, यूपी, पंजाब, इस प्रकार के राज्य जहाँ जो बड़े राज्य थे और वहाँ पर गवर्नर का शासन हुआ करता था, उनको ए कैटेगरी में रखा गया था। क्लियर? उसके बाद आती थी बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में देसी रियासतों को रखा गया था जहाँ पर नवाब होते थे। तो देसी रियासतों को किस में रखा गया था? बी कैटेगरी में रखा गया था। इसमें 9 राज्य थे, बी कैटेगरी में भी 9 राज्य थे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हैदराबाद, जूनागढ़। फिर उसके बाद सी कैटेगरी में कौन से राज्य रखे गए थे? सी कैटेगरी में ऐसे राज्य रखे गए थे जो बड़े शहर थे, जैसे कि मैंने आपने पढ़ा हो चीफ कमिश्नरी, जैसे इंदौर, जयपुर, भोपाल, इनको सी कैटेगरी में रखा गया था। और ये 10, इनकी संख्या कितनी थी? ये 10 राज्य थे। इसके बाद डी कैटेगरी में केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया था। केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया था। डी कैटेगरी में केवल एक केंद्र शासित प्रदेश था, अंडमान और निकोबार द्वीप। इसकी संख्या 1 थी। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो कुल कितने राज्य थे भारत में? 29। कितने थे? 29। लेकिन इनकी जो ए बी कैटेगरी थी, इसके आधार पर भारत का जो नक्शा था वो बहुत अजीब था। ठीक है, उसको संभाल पाना, उसको शासित कर पाना प्रशासनिक दृष्टि से बहुत मुश्किल था। तो इसी के लिए राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और इसके साथ साथ भारत में मैंने आपको बताया बहुत सारी विविधता है, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषा, जाति, हर आधार पर भारत में विविधता है। तो भारत में मांग होने लगी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। जो ए बी कैटेगरी है इनको समाप्त करके भाषा के आधार पर जो राज्य हैं उनका गठन किया जाए, ऐसी मांग उठने लगी। इस मांग को संभालने के लिए, इस मांग की जांच करने के लिए कि इस प्रकार का जो पुनर्गठन है किया जाना चाहिए या नहीं, पहला भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया। मैंने आपको बताया था भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया। पहला प्रांत आयोग बनाया गया एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग ये पहला भाषाई प्रांत आयोग था, जिसका काम था इसकी जांच करना कि भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन हो वो केवल भाषा के आधार पर किया जाए या नहीं। ठीक है, तो पहला भाषाई आयोग कौन सा था? भाषाई प्रांत आयोग कौन सा था? एस.के. धर आयोग। ठीक, इसके बाद इनकी रिकमेंडेशन थी कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, किसको आधार बनाया जाना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाया जाए, ना कि भाषा को। ठीक है, अब इसके बाद ये आयोग बनाया था 1948 में। जो 1948 में 1948 में एस.के. धर आयोग बनाया गया। जब इन्होंने अपनी प्रशासनिक सुविधा वाली रिकमेंडेशन दी तो उसके बाद भारत में भाषा के आधार पर जो मांग की जा रही थी वो और तीव्र हो गई। दोबारा उसकी जांच करने के लिए दिसंबर 1948 में दोबारा J.V.
पी समिति का गठन किया गया। पहला आयोग एस.के. धर आयोग, दूसरी कौन सी थी? JVP समिति, जिसमें जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पिटाभी सीतारमैया इसके सदस्य थे। इन्होंने भी कहा कि भारत का जो विभाजन है, भारत का जो पुनर्गठन है, भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। अब 1952 में तेलुगु भाषी लोग आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए भूख हड़ताल के दौरान, ठीक है, आम्र अनशन के दौरान इनके नेता पेट्टू श्रीरामुलु, इनकी 56 दिन के आम्र अनशन के बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1952 में आंध्र प्रदेश के लिए मांग करते हुए पेट्टू श्रीरामुलु जी की मृत्यु हो जाती है 56 दिन के आम्र अनशन के बाद, जिससे जो नेहरू सरकार है वो दबाव में आती है और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। पहला राज्य जो गठित हुआ वो था आंध्र प्रदेश। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। क्लियर? अब जब आंध्र प्रदेश बन गया तो अन्य राज्य भी भाषा के आधार पर मांग करने लगे अपने राज्य के निर्माण की। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसको क्या दूसरा नाम क्या है इसका? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी आपको एग्जाम पेपर में मिल जाएगा, फजल अली आयोग के नाम से भी आपको पेपर में मिल जाएगा। इनका काम क्या था? भारत में दोबारा इस चीज़ की जांच करना कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या नहीं। इसका निर्माण कब किया गया था? दिसंबर 1953 में। क्लियर? ये डेट पूछी जाती है, कब किया गया था? सन पूछा जाता है 1953 में। फजल अली आयोग में फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इनको फजल अली आयोग कहा जाता है। इसके अलावा इसमें 2 सदस्य और थे, KM पडिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू। ठीक है, KM पडिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू फजल अली आयोग के अन्य 2 सदस्य थे, जिन्होंने जांच की और अपनी रिपोर्ट कब दी? 1955 में। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में कहा गया कि 16 राज्य और 3 यूटीज या केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। ठीक है, फजल अली आयोग ने क्या कहा? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। यानी कि सर्वप्रथम भाषाई आधार को किस आयोग द्वारा स्वीकार किया गया? फजल अली आयोग द्वारा स्वीकार किया गया। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया था। इन्होंने भाषा को आधार बनाया राज्य के पुनर्गठन का, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राज्य में केवल एक ही भाषी लोग रह सकते हैं। ठीक है, एक राज्य में विभिन्न भाषा के लोग रह सकते हैं। हम एक राज्य और एक भाषा का सिद्धांत नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक वित्तीय सुविधा और प्राकृतिक संसाधनों का भी ध्यान रखा। ये मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ। क्लियर? इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसको सरकार द्वारा लगभग मान लिया गया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और इसके द्वारा संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन किया गया और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्लियर? फजल अली आयोग की रिकमेंडेशंस को मान लिया गया और भारत के जो संविधान है उसमें 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि कितने राज्यों की रिकमेंडेशन की गई थी आयोग द्वारा? 16 राज्य 3 यूटीज और बनाए कितने गए? 14 राज्य 6 यूटीज। ठीक
ठीक है। कौन सा संवैधानिक संशोधन? 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। तो इस वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक, और जो जो आयोग इसमें इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वो बताए। आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया रिवीजन नोट्स के साथ। इसको अच्छे से डिटेलिंग में पहले समझेंगे, फिर रिवीजन नोट्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच।